हेलो फ्रेंड्स। तो आपको क्या लगता है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इसराइल इतनी डेवलप्ड इकोनॉमी है, उनकी इतनी अच्छी डिफेंस टेक्नोलॉजी है, तब भी ईरान इतने आराम से उन पे अटैक्स कर पा रहा है? इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? और अगर आप देखेंगे ओवर द पास्ट फ्यू हंड्रेड ईयर्स, बहुत सारे एम्पायर्स ऐसे थे जिन्होंने इस ईरान पे अटैक करना चाहा, उसको ओवरकम करना चाहा, पर फिर भी दे वर नॉट सक्सेसफुल। व्हाट आर द रीजंस कि ईरान इतना एक स्ट्रॉन्ग एक कंट्री है जो मिडल ईस्ट में है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी इकोनॉमी भी इतनी अच्छी नहीं है? तो इसके पीछे क्या रीजंस होंगे? तो आज के लेक्चर में हम कुछ रीजंस को जानने की कोशिश करते हैं, स्टार्टिंग विद द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। अगर आप ये मैप देखेंगे तो ये ईरान का मैप है। इसमें आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें नोटिस करनी होंगी। सबसे पहले तो इसकी जो वेस्ट साइड का एरिया है, दिस एरिया, यहां पे आपको एक माउंटेन दिखेगा, जैग्रोस माउंटेन। दिस माउंटेन इज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ताकि इसको जो भी इराक से अटैक्स हो रहे थे ईरान पे, इसकी वजह से इराक ईरान को एक्सेस नहीं कर पाया। बिकॉज ये जो माउंटेन्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे बैरियर्स बने हैं बिटवीन इराक एंड ईरान। लाइकवाइज अगर आप नॉर्थ में जाएंगे, वहाँ पे आपको एल्ब्रूज माउंटेन्स दिखेंगे, ये एक बैरियर है। उसके बाद थोड़ा और नॉर्थ में आपको कैस्पियन सी दिखेगा, यहाँ से आपको जो मैरिटाइम दिखेगा। उसके बाद साउथ में आएंगे तो आपको पर्शियन गल्फ दिखेगा। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी आपको दिखेगा। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से कंट्रीज एक्सेस नहीं कर पा रही हैं। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे, द वेरी इंपॉर्टेंट दस्तलूत, इट इज अ वेरी हॉट डेजर्ट। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो सकता है। इस वजह से कंट्रीज आराम से ईरान को जाके अटैक नहीं कर पाती हैं। देयर इज़ नो पॉसिबल एक्सेस कि वो ईरान पे अटैक कर पाए। क्लियर यहाँ तक कि क्यों ईरान पे अटैक्स नहीं हो पा रहे हैं? नाउ अगर आप यहाँ पे आएंगे, इन द साउदर्न पार्ट यू विल फाइंड ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी एसेंशियल स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब आपको पता होगी, जो दो वाटर बॉडीज को एक छोटी वाटर बॉडी कनेक्ट करती है। तो ये जो स्ट्रेट है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से यू कैन सी कुवैत है, बहरीन है, यूएई, सऊदी अरेबिया है, दिस इज द पर्शियन गल्फ। यहाँ से मोर देन 20% ऑफ द वर्ल्ड की जो एनर्जी नीड्स है, वो यहाँ से ही फुलफिल होती है। दैट इज वाई ये जो स्ट्रेट है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एज फार एज द ग्लोबल एनर्जी डिमांड्स आर कंसर्न। अब इस स्ट्रेट को कौन कंट्रोल कर रहा है? अगेन बिकॉज ऑफ ईरान। इस चीज़ पे भी ईरान का ही कंट्रोल है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट जो यहाँ पे आपको दिखेगा, दैट इज बंदर अब्बास। दिस इज अ पोर्ट दैट लाइज वेरी क्लोज टू दिस स्ट्रेट, और यहाँ पे ईरान का कंट्रोल है। नाउ इमेजिन कि अगर ईरान इसको यहाँ से ब्लॉक कर दे, इसको चोक कर दे इस पॉइंट को, तो क्या होगा? दुनिया में एनर्जी क्राइसिस होने का एक अच्छा खासा चांस है। दिस इज वन रीजन। अगर आप इसके बाद देखेंगे, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और भी पोर्ट्स हैं, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट। माउंटेन रेंज आप देख सकते हैं, हाउ इट इज प्रिवेंटिंग द अटैक्स फ्रॉम इराक। वैसे ही आपका डेजर्ट है, यहाँ पे आप डेजर्ट्स को पार करके आना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, लाइक द एम्पायर्स ट्राइड इन द पास्ट बट दे फेल्ड, बिकॉज ये डेजर्ट जो है, यहाँ पे टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से आज तक ईरान की ज्योग्राफी ने ईरान को बहुत सारे आउटसाइड रेड से या बहुत सारी ऐसी चीज़ों से बचाने में मदद की है। दिस इज हाउ द ज्योग्राफी ऑफ ईरान वर्क्स। अब अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो देखेंगे अबाउट द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कि आज तक ईरान में क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है। अगर हम 1940s या 48 की बात करें, तो ईरान जैसा कि आज आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं था। यहाँ पे इनका एक बहुत ही अच्छा जो था कॉन्टैक्ट था विद यूएसए, विद इसराइल। इनफैक्ट 1948 में ईरान वाज द सेकेंड मुस्लिम कंट्री जिन्होंने रिकग्नाइज किया था ईरान को। सेकेंड बिगेस्ट कंट्री जो मुस्लिम कंट्री थी, उन्होंने ईरान को रिकग्नाइज किया था आफ्टर टर्की। सबसे पहले टर्की ने किया था, उसके बाद ईरान ने किया, क्योंकि तब ईरान में एक मोनार्की चल रही थी, एंड द नेम ऑफ द मोनार्क एट दैट टाइम वाज मोहम्मद रजा पहलवी। मोहम्मद रजा पहलवी जो थे, वो एक मोनार्क थे। उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो डिफरेंट थी। वो अच्छे से वेस्ट वर्ल्ड के साथ ट्रेड करते थे, दे हैड गुड कॉन्टैक्ट्स। जैसा कि आप ईरान अभी देख रहे हैं, तब ऐसी कंडीशंस नहीं थी। सो उस टाइम पे इसकी वजह से, मोहम्मद रजा पहलवी की वजह से, ईरान में मोनार्की की वजह से इनके वेस्टर्न थॉट्स ईरान में आ गए थे। That led to a very big revolution in Iran in 1979.
1979 में एक रेवोल्यूशन हो गया, एक इस्लामिक रेवोल्यूशन अंडर द आयतुल्ला खोमेनी। द नेम ऑफ द पर्सन इज आयतुल्ला खोमेनी, जिसने वहां की मोनार्की को हटा दिया, मोनार्की को हटा दिया और वहां पे खुद आ गए। आयतुल्ला खोमेनी, ही इज द आयतुल्ला खोमेनी एंड दिस इज द इमेज ऑफ द रेवोल्यूशन दैट टुक प्लेस। ओवरनाइट वहां पे सारे के सारे मोनार्क्स जो भी था उनको हटा दिया गया एंड दिस लेड टू द इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान। बट देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको नहीं पता होगी तो मैं आपको जल्दी से बता दूं। इन इस्लाम देयर आर टू सेक्ट्स, फर्स्ट वन इज अ शिया सेक्ट एंड अदर वन इज अ सुन्नी सेक्ट। और ईरान में जो रेवोल्यूशन लेके आए थे दे वर द शिया सेक्ट्स, ठीक है। शिया सेक्ट्स यहाँ पे रेवोल्यूशन लेके आ गए। नाउ प्रॉब्लम कहाँ पे हो गई? बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन। अगर आप इस मैप की तरफ देखेंगे तो आप रियलाइज करोगे कि यहाँ पे 90 से 95% शियाज है, बट इन द सराउंडिंग एरियाज यू विल फाइंड कि शिया पॉपुलेशन कम है एंड द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द सराउंडिंग रीजन्स इज सुन्नी पॉपुलेशन। तो इस वजह से प्रॉब्लम तो होगी, बिकॉज अगर आप इमीडिएट नेबरहुड में देखोगे तो इराक है, ऑल्दो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शिया पॉपुलेशन है, बट वहाँ पे उस टाइम के लीडर सद्दाम हुसैन थे जो कि एक सुन्नी थे, जो लीड कर रहे थे, एक डिक्टेटर थे एट दैट टाइम। अब उनको ये डर लगने लग गया कि बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन इन ईरान, ये रेवोल्यूशन की लहर कहीं इराक में भी ना आ जाए, और उस डर की वजह से बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ सम अदर वेस्टर्न कंट्रीज उन्होंने अटैक कर दिया ऑन ईरान, बिकॉज ऑफ द फेयर कि कहीं ये रेवोल्यूशन इराक में भी ना आ जाए और उनको भी कहीं ना ओवरथ्रो कर दे। तो ये उन्होंने अटैक कर दिया ऑन ईरान विद द हेल्प ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। और एक प्रॉब्लम यहाँ पे इनको पता नहीं थी जो होने वाली थी, दैट आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग इज, यहाँ पे एक माउंटेन पास है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, जैग्रोस माउंटेन्स। ये माउंटेन्स को पास करना इराक के लिए बहुत मुश्किल था। दैट इज वाई ये जो रिजल्ट था इसका, इस वॉर का कोई रिजल्ट आया ही नहीं, न्यूट्रल रहा था। इंस्टेड ऑफ द फैक्ट दैट ईरान वॉज टारगेटेड बाई इराक एंड दे ट्राइड अ लॉट बट दे कुड नॉट बी सक्सेसफुल। सो यू गॉट द रीजन कि वॉर यहाँ पे इराक और ईरान का क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ का रेवोल्यूशन कहीं जाके इराक में ना पहुंच जाए। दैट इज वाई द वॉर टुक प्लेस। अब इसके बाद क्या होगा, जस्ट इमेजिन, यहाँ पे जो अभी अभी रेवोल्यूशन हुआ है, तो इराक के वॉर के बाद ईरान जो आयतुल्ला खुमैनी एंड अदर लीडर्स दे थॉट कि हाँ, बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय द सुन्नी मेजॉरिटी एरियाज। अगर आप सऊदी अरबिया देखोगे एंड अदर प्लेसेस, सीरिया में, बाकी सब जगहों पे, लेबनान, यहाँ पे माइनॉरिटी में, यहाँ पे आप देखेंगे तो माइनॉरिटी में है शियाज। इस वजह से ईरान ने सोचा कि अगर ऐसा है तो वी हैव टू डू समथिंग, हमको अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज वेस्ट वाज आल्सो टर्निंग अगेंस्ट देम, क्योंकि ये पूरा इस्लामिक स्टेट बना रहे थे और इन्होंने वेस्ट के साथ भी बिगाड़ दिया था। जैसा कि आपको पता होगी, इन्होंने जैसे 1948 में इसराइल को रिकॉग्नाइज किया था, बट रेवोल्यूशन के बाद इन्होंने खत्म कर दिया इसराइल के एम्बेसी और पैलेस्टाइन की एम्बेसी वहां पे स्टार्ट कर दी। दिस इज व्हाई ऑल द वेस्टर्न पावर्स स्टार्टेड टू हैव अ डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स ईरान। और इस वजह से ईरान ने भी सोचा कि हमको भी कुछ करना पड़ेगा, तो इन्होंने भी कुछ स्टेप्स उठाए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इन्होंने बनाया एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? अगर आप ये मैप देख रहे हैं तो यहाँ पे आप जो ईरान देख रहे हैं, इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को आगे फैलाना चाहा, जैसे कि कुछ सपोर्ट करने लगे। एक लेबनान है जहाँ पे आप देख रहे थे अभी अराउंड 40% शियाज है, तो यहाँ पे इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हिजबुल्लाह, जो आजकल काफ़ी न्यूज़ में होती है बिकॉज ऑफ द इसराइल इशू। तो हिजबुल्लाह इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने इनको लेबनान में सपोर्ट करने लगे। सेम इराक में भी जैसे बदर ऑर्गेनाइजेशन हो गई, असैब अल हक हो गई, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी जो ये इराक में सपोर्ट करने लगे। लाइकवाइज अगर आप यमन में देखेंगे, यमन में भी होतीज़ रिबेलियन जो होता रहता था, होतीज़ का, वहाँ पे यमन में भी इन्होंने इनको सपोर्ट करने लग गए बाय द इराक। और लाइकवाइज यहाँ पे अगर आप गाजा में देखेंगे, यहाँ पे एक बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज हमास, उसको भी ये सपोर्ट करने लग गए, बिकॉज इससे पहले सऊदी अरब जो था दैट वाज डूइंग द थिंग ऑफ सपोर्टिंग दीज प्लेसेस, सपोर्टिंग दीज एरियाज। बट आफ्टर दैट सऊदी जो है, जैसे मोहम्मद बिन सलमान है, उन्होंने बता दिया कि नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग रिगार्डिंग द पैलेस्टाइन एंड ऑल। हम जो है हम इन चीज़ों में नहीं पड़ रहे हैं,
हैं। तो ईरान इन चीज़ों का फ़ायदा उठा के इन लोगों को हेल्प करने लग गया। सो इन चीज़ों में ईरान ने अपना जो इन्फ्लुएंस बढ़ाने लग गए। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे, ये जो एरियाज़ यहाँ पे डिमार्केटेड है या मार्क्ड यहाँ पे हो गए हैं, यहाँ पे ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ने लग गया। अब अगर ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है तो यू सी द ब्लैक लाइन, यहाँ से ये गाज़ा है यहाँ पे एंड दिस इज इजराइल। ठीक है, इजराइल के पास ईरान की एक्सेस हो गई। ईरान कभी भी आराम से जाके इजराइल पे अटैक कर सकता है, बिकॉज जो बीच का एरिया है ये भी ईरान डोमिनेटेड ही है। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनको ईरान ही सपोर्ट कर रहा है। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पे इजराइल पे अटैक करना बहुत आसान था ईरान के लिए। और अगर आप ऑन द अदर हैंड देखोगे, इजराइल के लिए एक्सेस इतनी आसान नहीं है, बिकॉज पहले तो ये जो एरियाज़ हैं यहाँ से वो जा ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपको ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी दे आर सपोर्टेड बाय ईरान। उसके बाद एक और रूट अगर आप यहाँ से देखेंगे, दिस जॉर्डन वाला एरिया, जॉर्डन ने भी अपनी एयर स्पेस बंद कर दिया रिसेंटली, आपने न्यूज़ में देखा होगा, जॉर्डन ने भी अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है। तो दिस रूट इज ऑल्सो कट आउट। अब अगर आप बात करेंगे फ्रॉम द स्वेज एंड इनटू द रेड सी, पर रेड सी में भी आपको पता है येमेन के पास आपको हौतीज मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा शिप्स को डैमेज किया था इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर। आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा अटैक्स हुए थे बाय द हौतीज। तो यहाँ पे इनको हौतीज को झेलना पड़ेगा। दैट इज वाई Israel is not able to do the things properly, जैसा कि instead of the fact कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ है, वो उतनी आसानी से ईरान पे अटैक नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। और ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यू कैन गेट द नेम ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे बदर ऑर्गेनाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, हिजबुल्ला वेरी इंपॉर्टेंट इन न्यूज़ एवरी डे, हमास तो हर दिन न्यूज़ में होता है, देन अगेन यू विल हैव येमन, हौतीज, ये इस साल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। सो दीज आर सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी वजह से ईरान डोमिनेट करने लग गया है अराउंड द एरियाज, इंस्टेड ऑफ द फैक्ट कि ये एरियाज जो हैं ये सुन्नी डोमिनेटेड हैं। इज इट क्लियर कि ईरान कैसे आगे बढ़ रहा है? तो दिस इज द टेक्नोलॉजी। अब ईरान के पास ऐसा तो नहीं है ना कि बस लैंड बॉर्डर्स कर लिया, वो कर लिया, टेक्नोलॉजी भी कुछ होगी जिस वजह से वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज है, दीज आर द मिसाइल्स जिनकी अलग अलग रेंज है। यू कैन सी द शाहब है, फतह है, शाहब 2 है, जुल्फकार है। दीज आर सम ऑफ द टेक्नोलॉजीज जो ईरान के पास हैं जिनकी अलग अलग रेंज है। एंड यू कैन सी इसकी सबसे मैक्सिमम रेंज है एंड ये कहाँ कहाँ तक जा रहा है। अगर आप नहीं जानते हैं मैप के बारे में तो यहाँ पे इसराइल आपको दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको इसराइल दिखेगा। तो ये इनके मिसाइल के रेंज में बहुत आराम से आ रहा है, तो इस वजह से ईरान इन पे आराम से अटैक कर पा रहा है। और एक मिसाइल रेंज भी यहाँ तक जा सकती है। सो दिस इज द टेक्नोलॉजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। एक और ड्रोन जो है यहाँ पे आपको देखा होगा पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ में भी था, बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, इट्स शाहिद 136 ड्रोन, ये रशिया भी यूज़ कर रहा है। जस्ट इमेजिन कि ये ड्रोन कितना अच्छा होगा, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो चीप है, इसमें ज़्यादा पैसे का यूज़ नहीं हो रहा है, और उसके बाद इसकी आप अगर फीचर्स भी देखोगे, इसका रेंज एंड एवरीथिंग इट्स वेरी गुड। इस वजह से रशिया भी इसको यूक्रेन में यूज़ कर रहा है। दैट मीन्स कि ईरान के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी भी अच्छी है एंड आफ्टर दैट यू नो कि इनके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी भी अच्छी है। दिस इज हाउ द थिंग्स आर वर्किंग राइट नाउ इन द मिडल ईस्ट। एंड ईरान कैसे इतना पावरफुल बन रहा है, क्यों वो इस टाइम पे, इंस्टेड ऑफ द फैक्ट दैट इतनी वीक इकोनॉमी के बावजूद भी, उनकी इकोनॉमी इतनी वीक है तब भी वो इस टाइम पे दुनिया के लिए इतना एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन के आ रहे हैं। नाउ अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करें तो ईरान का क्या रोल हो सकता है दुनिया में, ईरान इतना इंपॉर्टेंट है क्या है यहाँ पे? तो ये हमारा ईरान जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये एक सेंट्रल पॉइंट ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर आप इंडिया, यहाँ पे जो हमारा इंडिया है, अगर हम इंडिया से निकलेंगे तो यू विल रियलाइज कि ईरान इज द ओनली वे टू एक्सेस टू रशिया, ठीक है, नॉट द ओनली वे बट द क्लोजेस्ट। ईरान से आपको एक्सेस मिलेगी इनटू द मेडिटेरेनियन, जो कि ईरान ने अपनी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाई हुई है। तो इराक और सीरिया यहाँ से जाते हुए अब मेडिटेरेनियन में इनको एक्सेस मिल सकता है। अगेन यू विल सी यहाँ से, यहाँ पे आप रशिया की तरफ जा रहे हैं, अगर यहाँ आएंगे साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाएंगे, यहाँ पे आपको अफ्रीका की तरफ एक्सेस मिल रहा है और यूरोप की तरफ भी एक्सेस मिल रहा है। दैट इज़ वाई ईरान इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस जियो स्ट्रैटेजिकली। और इसी वजह से आप देखेंगे, अगर ये मैप देखेंगे आप, तो यहाँ पे आपको पता होगी इंडिया का एक पोर्ट जिसमें काफ़ी इंडिया ने काम किया, दैट इज़ अ चाबहार पोर्ट, जो ईरान में है।
यहाँ पे आप देखेंगे ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंडिया, फिर ईरान से कैस्पियन से जाते हुए रशिया पहुँच रही है। सो इट रिड्यूसेस द डिस्टेंस जो इंडिया को अदरवाइज कहाँ से जाना पड़ता था। और बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इस वजह से, बिकॉज ऑफ द एक्सेस थ्रू ईरान, हम वेस्ट वर्ल्ड को स्किप कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप यहाँ से जाएंगे फिर आप देखो आपको वेस्ट वर्ल्ड के थ्रू ही जाना पड़ेगा। सो बिकॉज ऑफ द ईरान वी आर एबल टू स्किप द वेस्ट वर्ल्ड। दैट इज वाई ईरान इज वेरी कंसर्निंग सिचुएशन फॉर द वर्ल्ड राइट नाउ, नॉट ओनली फॉर द वर्ल्ड बट फॉर इंडिया इज वेल, बिकॉज इंडिया का भी काफ़ी यहाँ से फ़ायदा हो रहा है। सो दिस इज अबाउट ईरान एंड द ट्रेड एंड वाई ईरान इज एक्टिंग एज अ वेरी गुड पावर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। दिस वॉज अ ब्रीफ सेशन बिकॉज ये काफ़ी आजकल न्यूज़ में है, बिकॉज ऑफ द न्यूज़ आई हैव गॉट दिस फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।